ऐसा कोई सगा नहीं जिसको बीजेपी मोदी ने ठगा नहीं। आप मायावती शुरू कर लीजिए, मायावती बहुत प्रखर आवाज़ थी दलितों की, उनका कहाँ क्या कर दिया उन्होंने देखिए। उसके बाद जयललिता देख लीजिए, उसका क्या किया देख लीजिए। उनका जयललिता बहुत बड़ी चीज़, तमिलनाडु की बहुत बड़ी वो हस्ती रह चुकी हैं। आप नवीन पटनायक को देख लीजिए, उनका क्या स्थिति है। आप शिंदे को देख लीजिए, उनकी क्या स्थिति है। अब चौटाला, बादल, अभी नीतीश कुमार आए हैं, अगला नंबर नायडू साहब का आएगा। राज्यसभा के लिए उन्होंने नॉमिनेशन दे दिया है और चूंकि वो जेडीयू के फर्स्ट कैंडिडेट हैं इसलिए उनकी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि सरप्लस वोट है जेडीयू के पास। 20 साल के दरमियान में बिहार को जितना उन्होंने किया है, जो सबके नज़र में है, एकदम ग्रास रूट लेवल से वर्क कर करके आज हर तरह अमन, चैन और शांति, दूसरी चीज़ें कम्युनिकेशन सुविधा, हर सेक्टर में अमूलचूल परिवर्तन हुआ। नीतीश कुमार पर जो अभी तक परिवारवाद का आरोप नहीं था, निशांत को लेकर जो परिवारवाद की बात कही जा रही है, तो नीतीश कुमार की मर्जी से निशांत कुमार राजनीति में नहीं आ रहे हैं। कई कारणों से मौका बीजेपी को मिला है, तो निश्चित रूप से बीजेपी अपना मुख्यमंत्री जो है से बनाएगी और सत्ता में आएगी और अपने ढंग से वो चलाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी समर्पित कार्यकर्ता बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और उसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोग से बनेंगे। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार में मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, खबरों में, सोशल मीडिया पर, हर एक न्यूज़ चैनल पर बस एक ही चर्चा चल रही है कि बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और अगला मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। तो इसी विषय पर आज हमने एक डिबेट रखी और इस डिबेट में जो है वो हर एक पार्टी के लोग और वरिष्ठ पत्रकार जो हैं वो मौजूद हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, हमारे साथ हैं प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं आनंद कौशल, साथ में है रामलला ठाकुर जो कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, साथ में हैं हमारे रामबाबू सुमन जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी हैं, और हमारे साथ हैं मनोज कुमार वत्स, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। बातचीत की शुरुआत सबसे पहले राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह से शुरू करते हैं और जानते हैं उनसे कि ये बिहार की राजनीति में अब कौन सा बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है। नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। डी फार्मा स्टूडेंट्स अब हो जाइए तैयार, आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है दो चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से बिहार के लिए बदलाव का संकेत है, और चूँकि नीतीश कुमार लगातार कुछ महीनों को अगर छोड़ दें, जो उनके मर्जी से ही जीतन राम मांझी यहाँ के मुख्यमंत्री हुए थे, तो लगातार 2005 के बाद बिहार के मुख्यमंत्री वो बने रहे हैं और बिहार को उन्होंने बहुत कुछ दिया है। बिहार के रोड्स, बिहार में बिजली की जो समस्या थी, उनकी जो पर्सनल इंटीग्रिटी है, उस पर कोई भी भारतवर्ष में उस पार पर कोई आदमी पहुंचने की हिम्मत नहीं रखता है। परिवारवाद से भी वो बिल्कुल अलग रहे और उन्होंने किसी भी उनके परिवार के सदस्य को हम लोगों ने राजनीति में आते हुए नहीं देखा। तो ये सब उनकी खूबियाँ थी। भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने के बावजूद भी मुस्लिम समुदाय उनके प्रति निष्ठावान बना रहा। भले उसने वोट नहीं दिया हो, लेकिन उसका कभी उसने उसको उनसे कोई इस तरह का कोई मतभेद नहीं रहा। ये सब उनकी खूबियां हैं निश्चित रूप से। लेकिन एक समय आता है जब आपको कुछ डिसीजंस लेने होते हैं, फैसला लेने होते हैं, और उसमें एक फ़ैसला हुआ है। अब कहाँ तक ये बिहार के लिए पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। अब हो गया कि राज्यसभा के लिए उन्होंने नॉमिनेशन दे दिया है, और चूंकि वो जेडीयू के फर्स्ट कैंडिडेट हैं
इसलिए उनकी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि सरप्लस वोट है जेडीयू के पास, 82 चाहिए और उसको 85 है, तो उनका राज्यसभा में जाना तो बिल्कुल एकदम निश्चित है, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। आनंद कौशल जी, अभी जो माहौल है बिहार की राजनीति का, आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, पहले तो अब ये तय है कि नीतीश जी सीएम नहीं रहेंगे, तो भले ही मैं उनके विरोधी दल से हूँ, लेकिन अच्छा रहा उनका 20 साल। मतलब नीतीश कुमार को उनके कुर्सी छोड़े जाने के बाद याद रखा जाएगा बहुत सारी चीज़ों के लिए। अब फिलहाल आते हैं बीजेपी पे। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको बीजेपी मोदी ने ठगा नहीं। आप मायावती शुरू कर लीजिए। मायावती बहुत प्रखर आवाज़ थी दलितों की, उनका कहाँ क्या कर दिया उन्होंने, देखिए। उसके बाद जयललिता देख लीजिए, उसका क्या किया देख लीजिए। उनका जयललिता बहुत बड़ी चीज़, तमिलनाडु की बहुत बड़ी वो हस्ती रह चुकी हैं। आप नवीन पटनायक को देख लीजिए, उनका क्या स्थिति है। आप शिंदे को देख लीजिए, उनकी क्या स्थिति है। अब चौटाला, बादल, अभी नीतीश कुमार आए हैं, अगला नंबर नायडू साहब का आएगा। तो जो नीतीश कुमार अपनी कुर्सी पे खतरा पाते ही, महसूस करते ही तुरंत से पलटी मार लेते थे, ऐसा क्या हो गया अचानक से कि वो खुद छोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें भैया राज्यसभा जाना मेरा सपना था। ये पॉलिटिकली कहीं से आपको समझ में, मतलब आप लोग गृह मंत्री की कुर्सी छोड़ के राजनाथ सिंह सीएम बनना चाह रहे थे यूपी के, तो इतना तो कोई इसमें है नहीं कि वो सीएम की कुर्सी छोड़ के। 2-3 बातें होंगी। पहली बात है जो कि बहुत मजबूती के साथ उसको रखा जा सकता है कि नीतीश कुमार पे बहुत बड़ा दबाव किसी प्रकार का बनाया गया है। या तो चुनाव से पहले, जैसे सीबीआई, ईडी होती है, सीडी भी होती है, बहुत नेताओं को सीडी के माध्यम से भी वापस लाया गया है अपने खेमे में। तो या तो बहुत बड़ा इनके साथ कुछ षड्यंत्र किया गया है जिसके कारण नीतीश कुमार, जो कुर्सी कुमार कहे जाते थे, वो कुर्सी छोड़ रहे हैं, पहला रीज़न। दूसरा ये हो सकता है कि वो परिवारवाद को बहुत गालियां देते थे लालू जी को, अरे कह वो बेटी कर लिए, ये जो बोला था उन्होंने। तो अब बेटे को तो उनको भी लॉन्च कराना है, तो अपना कुर्सी छोड़ के हो सकता है बेटे को सीएम या डिप्टी सीएम पे वो बिठाएंगे। दूसरा चीज़ तो परिवारवाद का भी जो ढकोसला उन्होंने इतने सालों में किया था, वो उनका फूट गया। तीसरी चीज़, अब ये तीसरी चीज़ क्या है, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, हम सबको समझना पड़ेगा कि कहीं जो अन्य मामले हैं, नीट छात्रा वाला, बहुत सारे नेताओं पे उस जांच पे आंच आने वाली थी, तो मे बी उसकी वजह से तो कहीं कुछ नहीं किया जा सकता। इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये बिहार के लिए शुभ संकेत नहीं है। अगर भाजपा का सीएम बिहार पे गद्दी पे बैठता है, तो भाजपा का ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो दिल्ली से सरकार चलाता है, तो बिहार को वापस बेच दिया जाएगा और जो गुजरात के लोग हैं वो बिहार चलाएंगे। तो ये बिहार के लिए कतई शुभ संकेत नहीं है। नीतीश कुमार कुछ भी थे, बिहार के लाल थे, तो वो बिहार चलाते तो ज़्यादा बेहतर होता। बहरहाल इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं। रामलला ठाकुर जी, जेडीयू के कार्यकर्ताओं के बीच भयानक आक्रोश देखा जा रहा है। कल रात से ही वो तोड़फोड़ में लगे और अभी भी जो है वो सदन में बैठ करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपकी क्या? देखिए, सबसे पहले हमारी जो प्रतिक्रिया है उसमें ये है कि ये डिसीजन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का है और जो हम लोगों के शीर्ष नेतृत्व हैं, और 20 साल के दरमियान में बिहार को जितना उन्होंने किया है, जो सबके नज़र में है, एकदम ग्रास रूट लेवल से वर्क करके आज हर तरह अमन, चैन और शांति, दूसरी चीज़ें कम्युनिकेशन सुविधा, हर सेक्टर में अमूलचूल परिवर्तन हुआ। तो उनका डिसीजन है कि वह राज्यसभा जा रहे हैं, तो उनका कुछ ऐसा डिसीजन नहीं है कि वो उसका विकल्प, वो सॉल्यूशन कुछ न कुछ अपने मस्तिष्क से वो डिटरमाइन हो करके, या उसका प्रारूप पहले से ही तैयार हो गया होगा कि इसको, तो अभी ये पटाक्षेप है, विशेष इस पर हम अवलोकन नहीं कर सकते हैं, न उस पर कोई टीका टिप्पणी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा शीर्ष नेतृत्व का ये फैसला है। और मुख्यमंत्री की जहाँ तक बात है, वो तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, आप लोगों को वेट वॉच करना चाहिए, उस पर प्रॉपर अभी डिसीजन करना उचित नहीं होगा। ऐसे अनुमान लगाने के लिए तो लोग स्वतंत्र है, अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन अभी कंक्रीट कोई सॉल्यूशन हम उस इशू पर नहीं बता सकते। पत्रकार रामबाबू सुमन जी, आपने सुना पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से कि एक तरफ कह रहे हैं जो विपक्ष के लोग हैं कि भाजपा के हाथों में नहीं रहेगी सुरक्षित बिहार, और इनका कहना है कि शीर्ष नेतृत्व का फैसला है, तो इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं कहेंगे। आपकी क्या? देखिए, सत्ता हर समय किसी के पास नहीं रहती है। जो आज सत्ता में है, कल उसको जाना ही पड़ता है। और नीतीश कुमार बिहार में बहुत अच्छा काम किए हैं, उन्होंने एक लकीर खींची है, और हमको लगता है कि जो आने वाली सरकार होगी निश्चित रूप से उनके लकीर पर ही चलने का काम करेगी। और जहाँ तक नीतीश कुमार पर जो
अभी तक परिवारवाद का आरोप नहीं था। निशांत को लेकर जो परिवारवाद की बात कही जा रही है, तो नीतीश कुमार की मर्जी से निशांत कुमार राजनीति में नहीं आ रहे हैं। वो आम अमित शाह नहीं, आम कार्यकर्ताओं की मर्जी थी। बहुत दिनों से जदयू के कार्यकर्ता आवाज़ उठा रहे थे कि निशांत कुमार को राजनीति में लाया जाए। विधानसभा चुनाव के समय भी उनके नाम की काफ़ी चर्चा हो रही थी और इधर के दिनों में भी हो रही थी। इस कारण निशांत को राजनीति में लाया जा रहा है। तो सरकार जो भी चलेगी बिहार से ही चलेगी और बिहार के लोगों द्वारा ही चलेगी, बिहार के लोगों के लिए ही चलेगी। वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी, क्या प्रतिक्रिया है? सारी बातें सुनिए। जी देखिए, हम पहले ही कहे हैं कि राजनीति में कोई शुचिता नहीं है, राजनीति में कोई सिद्धांत नहीं है। अभी ये आनंद कौशल जी जो बता रहे थे बीजेपी के बारे में, तो मुझे उनका व्यक्तिगत जो आरोप है वो ठीक है, उनका ठीक है। हमने देखा है जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो किस तरह से चरण सिंह को अलग कर करके तोड़ करके और कांग्रेस ने समर्थन देकर के उनको प्रधानमंत्री बनाया, फिर 6 महीने में ही उन्हें हटा दिया। तो कांग्रेस भी उसी सूचिता पर है। फिर चंद्रशेखर जो समाजवादी नेता थे, उनको भी समर्थन दे करके कांग्रेस ने प्रधानमंत्री बनाया और फिर उनको भी 6 महीना में हटा दिया। तो हर पार्टी के कमोबेश वही सिद्धांत है, वही नीति है, वही सूचिता है कि किसी तरह किसी को तोड़ करके और उसे अपदस्थ कर करके और फिर सत्ता में हम लौटे। तो इसलिए हर पार्टी का है, बीजेपी भी कर रही है। मतलब जो इस तरह से जो गठबंधन में तो बहुत दिनों से है एनडीए के साथ, लेकिन कुछ दिन नीतीश कुमार राजद के साथ भी गए थे, तो बीजेपी उस समय भी चाह रही थी कि हम सत्ता में आवे। तो अभी मौका मिला है, कई कारणों से मौका बीजेपी को मिला है, तो निश्चित रूप से बीजेपी अपना मुख्यमंत्री जैसे बनाएगी और सत्ता में आएगी और अपने ढंग से वो चलाएगी, ना कि जदयू जो कहे वही चलाए। अब बहुमत के लिए भी जदयू को बीजेपी को बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो जोड़ तोड़ की राजनीति है उसमें कुछ भी संभव हो सकता है, इसलिए बीजेपी सत्ता में आएगी और चलाएगी। लेकिन अब सवाल एक है, नीतीश कुमार जी की बात हो तो नीतीश कुमार जी ने बिहार को बहुत कुछ दिया, इसमें कहीं से कोई दो मत की बात नहीं। बेदाग चेहरा रहा, लेकिन 10 सालों के बाद जो नौकरशाहों के कॉकस में आ गया, जिसके कारण बिहार भ्रष्टाचार के क्या आगोश में लिप्त हो गया, मतलब भ्रष्टाचार के गिरफ्त में जो आ गया, तो क्या बीजेपी उस मतलब जो भ्रष्टाचार का कॉकस बना है नौकरशाहों का, उसको तोड़ पाएगी कि नहीं तोड़ पाएगी, यह एक बड़ा सवाल। मनोज कुमार वत्स जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, जो विधानसभा चुनाव हो रहे थे उस वक्त में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे इस नाम पे आपने वोट लिया और बड़ी शातिर तरीके से आपने उनको अब राज्यसभा का रुख दिखा दिया है, क्या? देखिए, नीतीश कुमार जी और जॉर्ज फर्नांडिस 2 बड़े नेता समता पार्टी के समय से रहे हैं और अटल बिहारी वाजपेयी के समय से हम लोग जॉर्ज फर्नांडिस, दिग्विजय जी और नीतीश कुमार जी को नेतृत्व के तौर पे हम लोगों ने लिया है। और अभी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं नीतीश कुमार जी हैं और नीतीश कुमार जी का स्वविवेक है कि वो राज्यसभा में जाना चाहते हैं और चूँकि वो नेतृत्वकर्ता स्वयं है, निर्णय लेना उनका स्वयं अधिकार रहा है और वो अपने विवेक से राज्यसभा जा रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा दबाव नहीं है। हाँ, ये तय है कि बिहार की जो नेतृत्व 2005 से वो एनडीए कर रही है। नीतीश कुमार जी के साथ साथ सुशील मोदी जी का काफ़ी योगदान रहा है। आज के समय में सुशील मोदी जी को भूला नहीं जा सकता है और सुशील जी और नीतीश जी कहा ही जाता था, नीतीश और सुशील बिहार को पटरी पर लाए थे और फिर नीतीश जी के मार्गदर्शन में ही बिहार की सरकार चलेगी, चाहे मुख्यमंत्री कोई हो। चाहे मुख्यमंत्री कोई हो। आगे बढ़ते हैं हम, हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और उनसे जानते हैं कि मुख्यमंत्री कौन हो सकते हैं। मुख्यमंत्री कोई हो, मनोज कुमार वत्स जी कह रहे हैं, कौन हो सकते हैं जिसपे कि एनडीए का समर्थन बना रहे? देखिए, ऐसा है कि कोई भी जो यहाँ मुख्यमंत्री होगा उसको नीतीश कुमार की छवि से लड़ना होगा। जो नीतीश कुमार का जो परसेप्शन बिहार में बना हुआ है, अगर हाल के कुछ वर्षों को 2-3 वर्षों को छोड़ दें जिसमें कि कुछ परेशानियां जो उनकी थीं जिसके कारण, नहीं तो उनका शब्दों का चुनाव अद्भुत था, उनके गवर्नेंस जो था सो उनका अद्भुत था। ये सब में डिटोरेशन 2-3 साल के बीच में आया, जो कि शारीरिक परेशानियां उसके पीछे लगता है कि ऐसा हो सकता है। तो निश्चित रूप से कोई भी होगा वो नीतीश कुमार की छवि को प्राप्त नहीं कर सकता है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि बिहार की जनता या पूरे भारतवर्ष को अगर हम देखें तो क्षेत्रीय दल जितने हैं और कांग्रेस ऐसी राष्ट्रीय दल भी है,
उसमें यहाँ के लोग जो हैं वो एक परिवार की हायरार्की को पसंद करते हैं। तो मुझको ऐसा लग रहा है कि अभी तुरंत तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर निशांत कुमार डिप्टी सीएम या मंत्री बना के उनको लाया जाता है और वो जनता के साथ अपना रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं अगर, तो कुछ दिनों के बाद एक बार फिर से निशांत कुमार के मुख्यमंत्री बनने का चांस बना रहेगा। अभी तक का जहाँ तक सवाल है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की चूँकि संख्या ज़्यादा है, इसलिए उस हिसाब से एक नॉर्मल प्रैक्टिस जो है उसमें होता है कि जिसकी सदस्य संख्या ज़्यादा होती है उसका मुख्यमंत्री बनता है। लेकिन कोई भी जो मुख्यमंत्री बनेगा वो बिना नीतीश कुमार और जनता दल यू के जो लोग हैं, कोर ग्रुप के जो लोग हैं, उन लोगों से बिना विचार किए हुए, और हो सकता है कि वो विचार हो भी गया हो, ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ एक दिन में कोई घटना के जरूरत, तो उसके उनसे विचार करके उनकी सहमति लेकर ही होगा, ताकि कॉर्डियल ढंग से सरकार चलाया जा सके। क्योंकि सरकार से अगर किसी कारण से जेडीयू अलग हो जाएगी तो सरकार गिर जाएगी, सरकार नहीं चलेगी। इसलिए ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जी या मोदी जी जो चाहेंगे वो कर लेंगे, इसलिए कि यहाँ पर 85 सदस्य उसके हैं। डिफेक्शन भी आप नहीं करा सकते हैं, क्योंकि डिफेक्शन कराने के लिए आपको 2/3 बहुमत चाहिए, जो असंभव है कि आप करा लेंगे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत ही कॉशसली प्ले करेगी, और वो जहाँ तक मुझको ऐसा लगता है कि फर्स्ट प्रेफरेंस लॉकुश समीकरण के अंतर्गत एक अंतर्गत किसी कुशवाहा समाज को मिल सकता है। अब उसमें सम्राट चौधरी को मिलेगा नहीं मिलेगा वो अलग की बात है, लेकिन अति पिछड़ा समाज से ही कोई व्यक्ति बनने का चांस बन रहा है। महिला में कोई आदमी ऐसा भारतीय जनता पार्टी के अंदर, रेणु देवी को बनाया गया था, लेकिन रेणु देवी बहुत कोई छाप अपना, हालांकि वो अति पिछड़ा समाज से आती हैं और बेतिया से लगातार वो चुनाव जीत रही हैं। रमा निषाद का नाम एक चर्चा। देखिए, रमा निषाद वगैरह जो हैं वो भारतीय जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या जो उसके अनुषांगिक जो है उसका बैकग्राउंड नहीं है, और जो अजय निषाद पार्टी को छोड़ चुके हैं, अभी जस्ट पहले वो कांग्रेस में चले गए हुए थे। इसलिए मुझको ऐसा नहीं लगता है अगर कोई आदमी अति पिछड़ा समाज से भाजपा से आएगा भी तो निश्चित रूप से उसका बैकग्राउंड जो होगा वो आरएसएस और विद्यार्थी परिषद वगैरह का होना चाहिए। और उसमें जो एक चर्चा चली थी, हम लोग पहले वाले वीडियो में भी कहा था कि जो प्रमोद चंद्रवंशी हैं उनका भी, हाँ, चूँकि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के निर्णय लेने के लिए मशहूर है जो चौंकाने वाले निर्णय होते हैं, तो उस चौंकाने वाले निर्णय में संजीव चौरसिया और इस तरह के बहुत सारे नाम हैं अति पिछड़ा समाज। और अति पिछड़ा समाज को एक मैसेज देना है उत्तर प्रदेश में भी, चूँकि उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ा समाज ही जो वोट करेगा तभी भारतीय जनता पार्टी वहाँ से फिर एक बार, तीसरी बार वहाँ पर अपनी सरकार बना सकती है। तो अभी की स्थिति यही लग रही है। आनंद कौशल जी, मुख्यमंत्री की लिस्ट में आपके नजरिए में कौन? ये तो भाजपा और उनका गठबंधन का फैसला है। जनता ने तो नीतीश कुमार को चुना था। अगर लग रहा है कि नीतीश कुमार के साथ धोखा हुआ। जनता के साथ धोखा हुआ है, नीतीश कुमार के साथ क्या धोखा होगा, बिहार की जनता के साथ धोखा हुआ है। क्योंकि कमोबेश जो भाजपा के विरोधी भी थे, उन्होंने इस बात को लेकर 10,000 रुपये और अन्य चीज़ों के लालच में इस चीज़ को देखकर, नीतीश जी को देखकर ही वोट करा था। तो उस समय अमित शाह और भाजपा के कई लोगों ने ये नारा दिया था कि 25 से 30 फिर से नीतीश। इस नारे का क्या हुआ? सबसे पहला बात, नीतीश जी ने कहा है कि मैं विधानसभा और परिषद और लोकसभा में रह चुका हूँ, राज्यसभा जाने का मन था। तो 6 महीना पहले काहे नहीं मन हुआ? ये 6 महीने पहले अगर ये मन हो गया रहता तो विधानसभा चुनाव के नतीजे कुछ और होते। लोग भाजपा को उस तरह सत्ता में नहीं देखना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में लोगों ने ये बता दिया है। अगर मीडिया हमारे साथ होती और ईडी सीबीआई नहीं होती तो आज हम लोकसभा में भी, हम मतलब केंद्र में भी हमारी सरकार होती। बहुत कम से रह गए थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर राज्यसभा जाना भी था तो 6 महीना पहले बता देते। तीसरी चीज़, एक बहुत मतलब मैं वो बात कह रहा हूँ, मार्केबल बात कह रहा हूँ कि और जगहों का पैटर्न देखिए कि पहले जो है सरकार गिरा दी जाती थी, उसके बाद विधायकों को जोड़ तोड़ के अपना सीएम बनाया जाता था। यहाँ क्या किया गया है कि नीतीश जी को रखा गया है ऊपर में छत बना के, नीचे के सारे पिलर्स तोड़ लिए गए। इधर वो ललन सिंह हो और बहुत सारे नाम हैं, आप सब जानते हैं, जिनको पहले हटा लिया गया। क्योंकि नीतीश जी अगर चाहते भी ना तो भाजपा उनको रहने नहीं देती। तो नीतीश जी अपनी बद पिटवाने से अच्छा उनका एक था कि भाई 20 साल रह चुके हैं सीएम, चलो चुपचाप राज्यसभा चलते हैं, जो ही थोड़ा बेटा को थोड़ा सा हाथ लग जाए तो हम इस प्रकार से अपना एक मतलब रिटायरमेंट वो अपना प्लान कर चुके हैं।
और बहुत से लोग तो ऐसे भी राज्यसभा को कहते हैं वृद्धाश्रम, बहुत सारे पॉलिटिकल लोग ये कहते हैं। तो वो जाके वहाँ पे आराम करने जा रहे हैं। अब पता नहीं, मैं फिर से वहीं आऊँगा कि दबाव, क्योंकि नीतीश कुमार चट से पाला बदलते थे, आज क्या हुआ कि वो कुर्सी छोड़ने पे मजबूर क्यों है। रामलला ठाकुर जी, चर्चाएं तो बन रही हैं कि आखिर नीतीश कुमार के ऊपर ही वोट लिया गया था, लेकिन जदयू कार्यालय में तोड़फोड़ की जा रही कार्यकर्ताओं द्वारा, तो उनको कार्यकर्ताओं की आवाज भी तो सुननी चाहिए थी नीतीश जी को। रामलला ठाकुर जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि आखिर नीतीश कुमार के नाम पर ही वोट लिया गया और अब इस तरह का फैसला, कहीं ना कहीं आपको ये तो लग रहा होगा कि भाजपा जो है वो जेडीयू के ऊपर हावी होगी। देखिए, अभी कोई भी आज प्रॉपर स्टेटमेंट देना उचित नहीं होगा। नीतीश कुमार जो अभी राज्यसभा जा रहे हैं, तो आप ये भली भांति जान के चलिए कि भाजपा का कोई मुख्यमंत्री हो या और सारा कोई भी अलायंस का मुख्यमंत्री हो, कमांड एंड कंट्रोल माननीय नीतीश कुमार के ही हाथ में होंगे। और उनके विवेक से अगर कोई आउट ऑफ बाउंड्री जाएगा तो प्रीवियस इतिहास भी आप देख चुके हैं कि सरकार गिराने में देरी नहीं लगेगी। तो ये सब चीज़ कहना कि नीतीश कुमार को साइड कर दिया, क्योंकि नीतीश कुमार ऐसा चीज़ नहीं है जो कोई साइड कर सकता। नीतीश कुमार बहुत बड़ा गेम चेंजर हैं और माननीय नीतीश कुमार जी का इंडिविजुअल फैसला है कि वह राज्यसभा जा रहे हैं। तो ये अभी कोई भी इस चीज़ में न रहे, ये आप पुलाव मत बनावे कि हमारी सरकार जो है सो आउट ऑफ बाउंड्री हो गई है और हमारे कंट्रोल से बाहर का चीज़ है। खुश है कि नाराज है? हम बिल्कुल खुश है कि सत्ता मेरे पास है और हम राज्यसभा भी जा रहे हैं तो बिहार का कमान मेरे हाथ में होगा, ये हम बिल्कुल डिटरमाइन है। इसीलिए आप लोग ज़्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा होश में रहें। राम बाबू सुमन जी, नीतीश कुमार के हाथ में ही रहेगी सत्ता बिहार की, अगर वो राज्यसभा चले जाते हैं उसके बावजूद, क्या कहेंगे आप? नीतीश कुमार के हाथ में सत्ता नहीं रहेगी, लेकिन मुख्यमंत्री कौन कौन बन सकते हैं, दूसरा सवाल ये भी है। दोनों आप जवाब देखिए, सत्ता तो मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं, नीतीश कुमार के हाथ में नहीं रहेगी, उनका दिशा निर्देशन रहेगा। उनके दिशा निर्देशन के अनुसार सरकार चलेगी और जो मुख्यमंत्री रहेंगे वो अपने हिसाब से सरकार चलाएंगे। कौन हो सकते हैं मुख्यमंत्री? देखिए, मुख्यमंत्री जो होंगे, बिहार की जो राजनीति है उसमें ईबीसी एक ऐसा वर्ग है जो जिसके साथ जाएगा, अपर कास्ट के साथ जाएगा तो अपर कास्ट की सरकार बनेगी और बैकवर्ड के साथ जाएगा तो ओबीसी की सरकार बनेगी। तो जब वो खुद किसी के साथ सट के मुख्यमंत्री बना सकता है तो उसका मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकता है? तो हो सकता है कि ईबीसी वर्ग से इस बार मुख्यमंत्री बने। ईबीसी वर्ग में डॉक्टर प्रमोद चंद्रवंशी हैं जो विद्यार्थी परिषद में काफ़ी दिनों तक प्रचारक के रूप में काम किए, मुजफ्फरपुर में भी रहे हैं। तो ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आरएसएस या विद्यार्थी परिषद बैकग्राउंड होना नहीं, तो ये आरएस से भी रहे हैं और विद्यार्थी परिषद से भी रहे। इनके अलावा संजीव चौरसिया हैं जो विद्यार्थी परिषद में काफ़ी दिनों तक काम किए हैं और पटना यूनिवर्सिटी और पटना के आसपास के ज़िलों में जो है अपना बहुत योगदान दिए हैं और लगातार वो चुनाव भी जीतते आ रहे हैं। पटना में दीघा विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से, लेकिन भाजपा चौंकाने वाला परिणाम हमेशा देती रही है, तो इस बार हो सकता है कोई नया नाम भी आ जाए। ठीक है। रविंद्र कुमार सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, आप क्या कहेंगे इस मसले पर? मुख्यमंत्री कौन होगा? कि मुख्यमंत्री कौन होगा तो भाजपा के ऊपर है जो किसको मुख्यमंत्री बनाए। कई नाम जैसे वरिष्ठ पत्रकार राम बाबू सुमन जी बताए हैं, चाहिए हैं। कई नामों की चर्चा है, जैसे पहले ही हम लोग बताए हैं कि राजभूषण निषाद भी हैं, रामा निषाद भी हैं, इसके बाद प्रमोद चंद्रवंशी हैं, संजीव चौरसिया। और एबीवीपी बैकग्राउंड कितना? कोई बैकग्राउंड का मतलब नहीं है, उसमें वोट बैंक भी देखना है। बैकग्राउंड तो जाना जाता है आरएसएस का, एबीवीपी का, लेकिन जो राजनीति है ना उसमें वोट बैंक को भी देखा जाता है, जो किससे किसका काट हो सकता है, इसलिए भी वो भी आधार देखा जाता है। तो उस स्थिति में, और सम्राट चौधरी भी हैं, फिर नित्यानंद राय जी को पहले भी मौका दिया गया था आगे बढ़ने के लिए। लेकिन इन्हीं सब नामों के अलावा फिर जो बताया जा रहा है कि बीजेपी अलग से भी कोई खेल करती है जो किसी को पता नहीं रहता, वैसे नामों को भी प्रस्तुत कर देती है, तो बीजेपी के ऊपर है। जहाँ तक सवाल आया है कि नीतीश जी जो चाहेंगे वही होगा, अगर नीतीश जी जो चाहते वही होता तो नीतीश जी को आज यह देखना नहीं पड़ता, राज्यसभा जाना नहीं पड़ता। किसी न किसी मजबूरी में, किसी न किसी दबाव में ही जा रहा है। अब खेल होता है, राजनीति है, बहुमत का खेल है, मतलब संख्या बल का खेल है। तो उस संख्या बल में बीजेपी के पास अभी क्या 87 है,
जो है। उसके बाद उनके पास पासवान जी का 18 है, मांझी जी का 5 है, रालोसपा का 4 है। इस तरह से है तो उसको 8-10 ही सीट पुराने की ज़रूरत है। अगर जदयू इधर उधर ज़्यादा करे तो इधर उधर तो अभी के तोड़ फोड़ की राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वोट बैंक का आधार बनाना है, नीतीश जी को सम्मान देते लोग रहेगा ही। ये नहीं है जो दबाव में उनको हटना पड़ा है तो उनको सम्मान नहीं दिया जाएगा। सम्मान दिया जाएगा कि आगे भी तो चुनाव मैदान में उतरना है, आगे भी कई राज्यों में चुनाव मैदान में उतरना है, इसलिए नीतीश जी साथ रहेंगे, सम्मान उनको दिया जाएगा। और यह नहीं है कि जो नीतीश जी चाहेंगे वही करेंगे, असंभव चीज़ है। इसलिए जो पहले भी भाजपा चाह रही थी 2020 के चुनाव के बाद भी भाजपा चाहे, पहले तो मौका दे दिया, जो 45 सीट था नीतीश जी को और इनके पास 74 के आसपास था भाजपा को, तो मौका दे दिया नीतीश जी को। लेकिन 2022 में फिर इनको लोकसभा राज्यसभा भेजने का प्रयास किया गया। उस समय नीतीश जी का उस समय भी बयान आ गया था, जो मैं एक सदन का सदस्य नहीं बन पाया हूं राज्यसभा का, तो उस समय भी अटकलें लगी कि जो भाजपा के दबाव में राज्यसभा चले जाएंगे और इनके बाद लोकसभा में मतलब इनको केंद्र में कोई पद बड़ा दे दिया जाएगा और फिर यहाँ मुख्यमंत्री। लेकिन इस बार भाजपा अपने मुहिम में सफल रही और इस बार भाजपा अपना मुख्यमंत्री निश्चित रूप से बनाएगी। एक बहुत ही लंबा इंतजार भाजपा का, और भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं मनोज कुमार वत्स, दशकों से सपना था बीजेपी का बिहार में अपना मुख्यमंत्री हो। क्या उसके लिस्ट में आपको कौन कौन नजर आते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता बिहार का मुख्यमंत्री हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अहम से बयम की ओर जाने वाला होता है, वो राष्ट्रवादी होता है और राष्ट्र उसके लिए सर्वोपरि होता है। तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी समर्पित कार्यकर्ता बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और उसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोग से बनेंगे। ये चीज़ स्पष्ट जान लीजिए कि जब से अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बना है, आज तक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन कार्य कर रहा है, चाहे वह केंद्र में हो या जिस राज्य में हमारा एनडीए की सरकार है। आज भी बिहार में एनडीए की सरकार ही रहेगी, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के लिए रविंद्र कुमार सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार, वो देखिए, जैसे राजनीति में क्या कहें, जो राजनीति में बताएं, जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अटल जी और आडवाणी जी के समय में, उस समय से नीतीश कुमार इनके साथ थे। लेकिन फिर हम कहें जो राजनीति में कोई शुचिता नहीं है। राजनीति में फिर जैसे चले गए थे, जनतांत्रिक गठबंधन को छोड़ करके चले गए थे। वहीं से नरेंद्र मोदी जी जब बिहार में आए थे तो उनको आमंत्रण दे करके भोज पर नहीं बुलाए थे, भोज का आमंत्रण दे करके ही नीतीश जी नहीं बुलाया। तो राजनीति में, हाँ, प्रधानमंत्री ने कहा था, तो उसमें कोई राजनीति की शुचिता नहीं है। जहाँ तक नीतीश जी का सवाल है तो मैं अभी भी कह रहा हूँ कि नीतीश जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। नीतीश जी ने बिहार को बहुत कुछ दिया, नीतीश जी ने बिहार को पटरी पर ला कर रख दिया। लेकिन बाद के दिनों में जो नौकरशाहों के कॉकस में उड़ के गिर गए तो भ्रष्टाचार के आगोश में भी डाल दिए। तो उस तरह से ऐसा नहीं है कि नीतीश जी जो चाहेंगे और नीतीश जी से अच्छे बेहतर मुख्यमंत्री नहीं हो सकते हैं, ऐसा भी संभव नहीं है। बहुत बड़े बड़े मुख्यमंत्री रहे, नीतीश जी का अच्छा कार्यकाल रहा, लेकिन कोई भी बने, हो सकता है कोई नया चेहरा आवे, वो भी नीतीश जी से भी बेहतर चलाए। तो सुना आपने कि सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। एक फेयरवेल मूड में हर कोई आ चुके हैं कि नीतीश कुमार को एक फेयरवेल दे रहे हैं, उनके किए गए कामों की चर्चा हो रही है। हर कोई पक्ष या विपक्ष जो है वो नीतीश कुमार की सराहना करते हुए चूक नहीं रहे हैं। लेकिन जहां तक नए मुख्यमंत्री की बात है, उस पर सवाल अभी भी बने हुए हैं। आगे आने वाले समय में इसका खुलासा होगा। फिलहाल जैसा कि एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि पॉलिटिक्स इज अ साइंस ऑफ पॉसिबिलिटी, तो वही है कि यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। बीजेपी अपने जिस पैटर्न के लिए जानी जाती है कि वो बिल्कुल ही नया चेहरा लेकर के आती है, जैसा कि हमने दिल्ली और मध्य प्रदेश में देख लिया है, तो हो सकता है बिहार में भी बिल्कुल अप्रत्याशित कोई चेहरा सामने आए जो कि बिहार की सरकार की जो है वो बागडोर संभाले। फिलहाल के लिए जितने भी मेहमान हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं, उन्होंने अपने अपने विचार हमारे साथ साझा किए, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ इस चर्चा को यहीं देते हैं विराम। आप बने रहिएगा हमारे साथ। आपकी क्या राय है इन मामलों में, कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके दीजिएगा। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।